Hello friends, very good morning to all of you. I am Stuti, faculty of सीटेड क्रैकर. फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं. आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट एंड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का संप्रत्यय एवं सिद्धांत. फ्रेंड्स, ये टॉपिक जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही मज़ेदार भी है और इस टॉपिक से सीटेड एग्ज़ाम्स में हर एक साल जो है प्रश्न पूछे जाते हैं. इसके अलावा जितने भी अदर टेट्स होता है ना, जितने भी अदर टीचिंग एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन एक या दो जो है हमेशा पूछा जाता है. तो इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से आज इसके मीनिंग, इसके डेफिनेशंस को समझेंगे, है ना. इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धि का सामान्य अर्थ क्या है ना, इसके साइकोलॉजिकल मीनिंग को समझेंगे. इसके अलावा इससे संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उसको ध्यान से देखेंगे और मेंटल एज, आईक्यू वगैरह सारा कुछ हम लोग चर्चा करेंगे. और इसके अलावा यहाँ इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस को हम लोग लास्ट में कर लेंगे. तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं. अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बुद्धि को समझने का प्रयास करते हैं. तो अगर आप बुद्धि को समझना चाहते हैं तो बुद्धि को समझने के लिए कोई एक सिंगल मीनिंग नहीं है ना. आप एक सिंगल अर्थ से या फिर एक सिंगल परिभाषा से आप बुद्धि को डिफाइन नहीं कर सकते हैं. आप जनरली इसका आप डेली लाइफ में किस तरीके से आप यूज़ करते होंगे बुद्धि को या फिर इंटेलिजेंस को, वो तो आप जानते ही होंगे, है ना. जो बच्चा अगर अच्छे तरीके से किसी चीज़ के प्रति सोच पाता है या फिर किसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व कर पाता है ना, तो इसको उस बच्चे को हम लोग बुद्धिमान समझते हैं. तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑरिजिन की इसकी बात करें तो इंटेलिजेंस जो वर्ड है वो आपका इंटेलिजेंसिया या इंटेलिजियर वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है अंडरस्टैंड या समझ. तो ये तो हो गया ऑरिजिन का बात, है ना. अब इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, है ना, इंटेलिजेंस के बारे में सबसे पहले किसने बात किया, तो वो जो आपको साइकोलॉजिस्ट हैं वो हैं आपके फ्रांसिस गाल्टन. ये नाम आपको याद रखना है. फ्रांसिस गाल्टन वो पहले साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बुद्धि के बारे में बात किया, है ना. 1880 में इन्होंने बुद्धि के बारे में बात की. इन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप्स का इंटेलिजेंस होता है अलग अलग व्यक्तियों में, है ना. अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह के बुद्धि पाए जा सकते हैं, है ना. इन्होंने एक बुद्धि के बात नहीं की है, इन्होंने अलग अलग बुद्धि का बात किया है. अब फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बहुत सारा प्रॉब्लम्स आया, है ना, टेस्टिंग में. तो आप थोड़ा सा आप एग्जांपल से यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे. जैसे एक राकेश नाम का लड़का है ना. तो इसके बारे में समझते हैं. राकेश जो है क्लास में हमेशा फर्स्ट रहता है ना. और जनरली इसके मैथ्स और साइंस के जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके दोस्त बहुत कम है ना. वो फ्रेंड बहुत कम बनाता है ना. फ्रेंड बहुत कम बनाता है. इसके अलावा ये अकेले अगर कार्य करता है तो ठीक है, मतलब अच्छा वर्क कर लेता है, लेकिन अगर ग्रुप्स में इसको वर्क करने के लिए कहा जाए तो ये फेल हो जाता है. और ऐसे में टीचर इसको क्या बोल रहे हैं, बुद्धिमान बोल रहे हैं. दूसरी तरफ अगर मनीषा की बात किया जाए, है ना, मनीषा एक लड़की है ना. मनीषा एक लड़की है जो कि क्लास में एवरेज है. वह समय पर सारे कार्यों को पूरा तो कर लेती है, लेकिन किसी एक चीज़ में या मतलब एकेडमिक फील्ड में जो है काफ़ी बेहतर नहीं परफॉर्म कर पा रही है. और इसके अलावा इसका देखा जाए तो इसके फ्रेंड सर्किल काफ़ी अच्छा है ना, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और बहुत सारे फ्रेंड है इसके. सोशल रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानती है ये. और ऐसे मतलब मनीषा को यहाँ पे टीचर के द्वारा एक एवरेज स्टूडेंट्स के रूप में कहा जा रहा है या एवरेज स्टूडेंट में रखा जा रहा है. तीसरा एक और लड़का है जिसका नाम राजू है ना, राजू. तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा पेंटिंग कर लेता है ना, एक बहुत अच्छे से पेंटिंग कर लेता है, लेकिन शैक्षणिक क्षेत्र में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है. मतलब कि जितना अच्छा पेंटिंग कर पाता है उतने अच्छे से ये शैक्षणिक क्षेत्र में उतना अच्छा ये नहीं है, इक्वली गुड नहीं है. तो पेरेंट्स और टीचर यहाँ पे इससे खुश नहीं है. इसको भी आप एवरेज मतलब स्टूडेंट्स के रूप में यहाँ पे देखा जा रहा है. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 3 स्टूडेंट्स के बारे में बात किया. राकेश जो कि काफ़ी फर्स्ट रहता है हमेशा क्लास में और जनरली इसका मैथ साइंस काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है और दोस्त नहीं बनाते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, है ना. ग्रुप में वर्क करता है तो ये क्या हो जाता है, फेल हो जाता है. तो हमने 3 स्टूडेंट्स की बात की यहाँ पे, राकेश, मनीषा और
राजू, है ना। तो आप देख सकते हैं कि तीनों के पास किस तरीके का इंटेलिजेंस है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि राकेश जो है, राकेश किस चीज़ में अच्छा था, तो राकेश बहुत अच्छा था, क्लास में हमेशा फर्स्ट रहता था। तो कहीं ना कहीं वो अमूर्त रूप से बुद्धिमान उसको कहा जा सकता है ना। तो उस तरह के हम लोग एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस की कैटेगरी में उसको हम रखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सिर्फ समझने का प्रयास करेंगे, लिखने का प्रयास आप बिल्कुल भी ना करें, आप सिर्फ अपनी समझ को बनाएं। तो यहाँ पे राकेश को हम क्या बोल रहे हैं, राकेश को बोल रहे हैं कि वो अमूर्त चिंतन या फिर अमूर्त बुद्धि में तेज है ना। अमूर्त चिंतन कर पा रहा है, मतलब एकेडमिक फील्ड उसका काफ़ी अच्छा है, बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है। दूसरा, मनीषा के बारे में मैंने बात की कि मनीषा जो है क्या कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली थी, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स बना रही थी, है ना। इसके काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड थे, सोशल रिलेशंस को काफ़ी अच्छे से निपटा रही थी ये, है ना। अच्छे से उसको डील कर पा रही थी, हैंडल कर पा रही थी। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि इसके पास जो है सामाजिक बुद्धि है, या सामाजिक रूप से ये क्या है, बुद्धिमान है। तीसरा बात किया राजू के बारे में, है ना। तो राजू जो कि पेंटिंग काफ़ी अच्छा कर रहा था, तो इसको कह सकते हैं कि इसके पास किस तरीके की एबिलिटी है, तो कह सकते हैं कि ये जो है आर्टिस्टिक इंटेलिजेंस इसके पास है, मतलब कला के क्षेत्र में ये क्या है, इंटेलिजेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि फ्रांसिस गाल्टन ने किस तरीके के इंटेलिजेंस का बात किया है ना, कि हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग तरीके से क्या है, इंटेलिजेंट है। ऐसा नहीं है कि टीचर के द्वारा अगर सिर्फ और सिर्फ राकेश को बताया जा रहा है इंटेलिजेंट, तो यही सही है कि सिर्फ और सिर्फ राकेश ही मतलब इंटेलिजेंट है, बाकी सभी एवरेज स्टूडेंट हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। फ्रांसिस गाल्टन का कहना है कि अगर आपका सामाजिक दृष्टिकोण से, यानी सामाजिक सोशल रिलेशनशिप आपको अच्छे से हैंडल करना आता है, तो आप भी एक इंटेलिजेंट हैं। अगर आप पेंटिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, डांसिंग बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक ना। तो आप अलग अलग तरीके से इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1923 में डेफिनेशन की सबसे पहले डेफिनेशन जो देने वाले व्यक्ति हैं वो है एडविन बोरिंग, है ना। आपको नाम याद रखना है, एडविन बोरिंग, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि को परिभाषित किया, और इन्होंने कहा बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कह देने से कि बुद्धि परीक्षण जो मापता है वही बुद्धि है, ये कह देने से नेचर जो है, बुद्धि का जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, उसका पता नहीं चल पाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि बुद्धि परीक्षण कई प्रकार के हो सकते हैं। सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, शाब्दिक, अशाब्दिक, इसके अलावा, है ना, इंडिविजुअल मतलब व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भी होता है। तो कौन सा परीक्षण जो है बेहतर है ना, आप ये चूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना, कि विच वन इज़ बेटर। तो यहाँ पे ये कहना, ये कहने से पता नहीं चल रहा कि कौन सा बुद्धि परीक्षण मापता है जिसको हम बुद्धि कह सकते हैं, है ना। किस बुद्धि परीक्षण को आप बेहतर मानेंगे, किस बुद्धि परीक्षण को आप बेटर कह सकते हैं, तो ये पता नहीं चलता है। तो इससे जो है प्रकृति नहीं पता चलता है बुद्धि का। तो यहाँ पे ये डेफिनेशन जो है आज के समय में जो है इसको माना नहीं जा रहा है। तो चलिए इसका बुद्धि को और भी समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सामान्य अर्थ इसका जानें, तो सामान्य अर्थों में कहते हैं ना कि अगर कोई बच्चा बहुत तेज़ गति से समझ रहा है या बहुत अच्छी स्मृति रखता है, तो हम लोग उसको बुद्धिमान बोल देते हैं, है ना, उसको इंटेलिजेंट कह देते हैं। तो ये तो हुआ सामान्य अर्थ में कि तेज़ी से कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को समझ पा रहा है तो वो क्या है, बुद्धिमान है। अब इसके साइकोलॉजिकल मीनिंग को समझते हैं, मनोवैज्ञानिक अर्थ को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, मनोवैज्ञानिक अर्थ में यहाँ पे जो मुख्य बात है वो है आपका अधिगम की क्षमता, है ना। बुद्धि क्या है, अधिगम की क्षमता है, मतलब सीखने की क्षमता है। अधिगम मतलब सीखना, है ना। तो सीखने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धि बोलते हैं। दूसरा है नए परिवेश में सफलतापूर्वक ढल जाने की योग्यता। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति है और नए नए परिवेश में, नए इन्वायरमेंट में जो है सक्सेसफुली वो क्या हो जा रहा है, उसमें ढल जा रहा है ना, उसमें एडजस्ट हो जा रहा है, तो उस व्यक्ति को भी हम लोग क्या बोलते हैं, बुद्धिमान बोलते हैं। व्यक्ति द्वारा अर्जित कुल ज्ञान, है ना। व्यक्ति जितना भी ज्ञान अपने एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में जितना सीख पाता है ना, तो उसको टोटल अगर एग्रीगेट उसको कर दिया जाए तो वो आपका बुद्धि के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक कार्यों को कर पाने की सामान्य क्षमता। अगर कोई बच्चा अपने कॉग्निटिव स्किल का यूज़ कर करके किसी भी वर्क को पूरा कर लेता है ना, और उसका जो जनरल एबिलिटी है किसी भी वर्क को पूरा करने का कॉग्निटिवली, तो वो कहलाता है आपका बुद्धि।
नेक्स्ट है अनुभवों से सीखने की क्षमता। तो फ्रेंड्स, आप अपने दिन प्रतिदिन के लाइफ में बहुत सारे चीज़ों को आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे आप सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपीरियंस के आधार पे सीख रहे हैं, अनुभवों से सीखने की क्षमता अगर आपके अंदर है, तो आप क्या है, बुद्धिमान है। तो आप किसी एक बेसिस पर बुद्धि को आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं। किसी एक मीनिंग या किसी एक डेफिनेशन से जो है बुद्धि का डेफिनेशन पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से जो है इसको डिफ़ाइन करने का कोशिश किया है। तो हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन 1-2 बनता है एग्ज़ाम में, एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाता है आपको डेफिनेशन से। तो चलिए समझते हैं। अल्फ्रेड बीने के अनुसार, अल्फ्रेड बीने ने बताया बुद्धि न्याय या सामान्य ज्ञान की क्षमता है ना। अल्फ्रेड बीने ने क्या कहा, बुद्धि न्याय या सामान्य ज्ञान की क्षमता है। दूसरा है थॉर्नडाइक के अनुसार, थॉर्नडाइक ने बताया कि परिस्थितियों के साथ प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता बुद्धि कहलाता है ना। आप अपने परिस्थितियों के अनुसार जो है प्रभावी ढंग से आप उसको निपटते हैं, है ना, उस इफ़ेक्टिवली तरीके से आप किसी भी सिचुएशंस को आप हैंडल करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो आपके अंदर जो एबिलिटी है कि जब कोई न्यू परिस्थिति आती है आपके पास, तो आप उसको इफ़ेक्टिवली जो है उसको आप हैंडल कर पाते हैं, उससे निकल पाते हैं बाहर, है ना, उसको आप कर पाते हैं। तो ये आपका बुद्धि होता है। जीन पियाजे ने डिफ़ाइन किया, बुद्धि किसी के द्वारा अपने परिवेश को अनुकूल करने की क्षमता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति जो है अपने परिवेश के अनुकूल, है ना, अपने आप को कर लेता है ना, जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहा है उस इन्वायरमेंट में वो एडजस्ट हो जाता है, घुल मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति बोल देते हैं। नेक्स्ट है वुडवर्थ, है ना, ये वुडवर्थ लिखा हुआ है, वुडवर्थ यहाँ पे ये होगा। ये कहा कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है ना, मतलब बुद्धि क्या है, एक कार्य करने की एक विधि है। नेक्स्ट है टर्मन के अनुसार, है ना, टर्मन। नेक्स्ट है आपके टर्मन। टर्मन ने क्या कहा, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता है। मतलब इन्होंने जो है अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की क्षमता को बताया है कि बुद्धि है। अमूर्त विचार मतलब अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब वो चीज़ है जो आपको दिखाई नहीं देता है ना, जो कि इनविजिबल है, जो आपको दिखाई नहीं देता है। आप उस चीज़ के बारे में अगर आप सोच पा रहे हैं, उसके बारे में अगर आपके पास सोचने की क्षमता अगर आपके पास डेवलप हो गया है, तो वो आपका क्या है, बुद्धिमान है, आप व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। नेक्स्ट है गाल्टन के अनुसार, गाल्टन ने जो परिभाषा दिया है वो है बुद्धि पहचानने और सीखने की शक्ति है। आपको यहाँ तक याद रखना है, गाल्टन ने ये बात बोला है कि बुद्धि क्या है, पहचानने और सीखने की शक्ति है। इसके अलावा ये पॉइंट हम बाद में चर्चा करते हैं, पहले ये कर लेते हैं वेस्लर के अनुसार। वेस्लर का जो डेफिनेशन है ना, इन्होंने जो कथन दिया है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस कथन हो गया था। इन्होंने बताया कि बुद्धि जो है एक सार्वजनिक क्षमता है किसी व्यक्ति के अंदर, है ना, और एक ऐसी क्षमता है जिसके सहारे वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है और पर्यावरण में प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। वेस्लर ने कहा था कि बुद्धि जो है क्या है, एक क्षमता है जिसके सहारे कोई भी व्यक्ति क्या करता है, पर्पसफुली एक्ट करता है, मतलब उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है। दूसरा है तर्क संगत ढंग से सोचता है, मतलब रेशनली जो है थिंक करता है। रेशनली थिंक करने का मतलब क्या है, तर्क संगत ढंग से सोचने का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। अगर आप तर्क की बात करते हैं तो तर्क संगत ढंग से सोचने में आपका शामिल होता है आपके अंडरस्टैंडिंग। इसके अलावा जो कंसेप्ट जो कि आप पहले से जानते हैं, है ना, आप क्रिटिकली जो है किसी चीज़ के ऊपर सोच पाते हैं, आलोचनात्मक ढंग से किसी चीज़ के प्रति आप चिंतन कर पा रहे हैं, तो वो सारी प्रक्रियाएं जो है आपका तर्क में या फिर कह सकते हैं रीजनिंग में जो है शामिल होता है। तो आप तर्क संगत ढंग से सोचते हैं। तीसरा, पर्यावरण में प्रभावी ढंग से समायोजन करते हैं, मतलब आप एडजस्ट कर जाते हैं अपने इन्वायरमेंट में बहुत ही इफ़ेक्टिवली तरीके से। तो ये दिया था किसने, वेस्लर ने, कि बुद्धि क्या है, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे कोई व्यक्ति जो है उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है और पर्यावरण में प्रभावी ढंग से समायोजन करता है। अब आगे है स्टोडार्ड। स्टोडार्ड का कहना था कि बुद्धि उन क्रियाओं को समझने की क्षमता है जिसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो बुद्धि कौन कौन सी क्रियाओं को समझने का क्षमता है, तो बुद्धि कठिनता को समझने का क्षमता है, जटिलता को समझने का क्षमता है ना, डिफ़िकल्टी को, इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी को, अब्स्ट्रैक्टनेस को मतलब अमूर्तता को, है ना,
अमूर्तता मतलब वही जो चीज़ आपको दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा अर्थ संबंधी, लक्ष्य के प्रति अनुकूलन, है ना। इसके अलावा सामाजिक मूल्य, मौलिकता की उत्पत्ति, इन सारे चीज़ों के बारे, मौलिकता की उत्पत्ति, सामाजिक मूल्य आप समझ रहे होंगे, है ना। मौलिकता की उत्पत्ति का मतलब किसी चीज़ की ऑरिजिन कहाँ से हुआ है ना। अब अगर कंप्यूटर आप बताना स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर अगर आपको पढ़ाना है किसी बच्चे को कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर क्या होता है, तो आप इसके ऑरिजिन से चलते हैं, है ना। कि सबसे पहले जो कंप्यूटर था वो कितना बड़ा था, है ना, एक बड़ा सा रूम के जैसा था। तो ये सारा चीज़ मतलब किस तरीके से कंप्यूटर का ऑरिजिन हुआ, आप यहाँ से चलते हैं। तो इन सारी बातों को समझने का जो मतलब इन सारी क्रियाओं को समझने की क्षमता कहा था स्टोडार्ड ने, है ना। बुद्धि को डिफाइन किया था इस तरीके से। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है कि बुद्धि बच्चों की एक प्राकृतिक देन है, अर्थात अभ्यास द्वारा इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स बुद्धि जो है क्या है, एक प्राकृतिक देन है ना। आप कहीं ना कहीं आप जेनेटिकली जो है इसको आप प्राप्त करते हैं, आप इसको अभ्यास के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब कभी ऐसा देखें आप कि कोई व्यक्ति जो है धीरे धीरे अभ्यास करते करते, है ना, किसी व्यक्ति के साथ रह करके जो है ज़्यादा बुद्धिमान हो गया, या ऐसा कुछ नहीं होता। वो थोड़ा बहुत जो है ना एक्सपीरियंस गेन करता है व्यक्ति, तो वो ऐसा नहीं है कि उसका IQ बढ़ जाता है, वो नहीं होता है। बुद्धि स्मृति नहीं है ना, मतलब ये आपका स्मृति नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति की खराब स्मृति हो सकता है, ये बात आपका, ये आप काट दीजिएगा लाइन, ये ऐसे लिखा हुआ है, एक बुद्धिमान व्यक्ति की स्मृति खराब हो सकती है। अब यहाँ पे एक बात है कि अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति है ना, कोई अगर इंटेलिजेंट पर्सन है, तो ज़रूरी नहीं कि उसका स्मृति बहुत अच्छा होगा, है ना, उसका मेमोरी बहुत अच्छा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने देखा कि बुद्धिमान का डेफिनेशन कितने अलग अलग तरीके का था, है ना, कि अब परिवेश में अनुकूल, अपने आप को अगर अनुकूल करने की क्षमता है तो उसको बुद्धि कह रहे थे। इसके अलावा कोई अगर अमूर्त चिंतन कर पाता है तो उसको बुद्धिमान कह रहे हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि एक बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसकी स्मृति अच्छी ही होगी, उसका खराब हो सकता है। बुद्धि व्यक्ति के अच्छे व्यवहार की गारंटी नहीं है। तो फ्रेंड्स बुद्धि जो है, बुद्धिमान व्यक्ति से आप ये अपेक्षा ना करें कि वो अच्छा व्यवहार ही करेगा, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका। कि बुद्धिमान बिल्कुल, बुद्धिमत्ता बिल्कुल अलग चीज़ है ना, इंटेलिजेंसी बिल्कुल अलग चीज़ है, और व्यवहार बिल्कुल अलग चीज़ है। हो सकता है कि कोई बहुत अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन उसका व्यवहार काफ़ी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे, ये बस आपको जानकारी के लिए, एक समझ बनाने के लिए है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सारा चीज़, कि कोई अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसकी स्मृति खराब हो सकती है, और उसके अच्छे मतलब व्यवहार उसका अच्छा नहीं भी हो सकता है। अब चलिए आगे समझते हैं। आगे है मेंटल एज का कंसेप्ट, है ना। तो दो प्रकार के एज होते हैं, एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज, दूसरा होता है मेंटल एज। तो सबसे पहले समझते हैं जैविक आयु के बारे में, या इसी को बोलते हैं तैथिक आयु, तैथिक या जैविक आयु, जिसको हम वास्तविक आयु भी कहते हैं, है ना। इसी को हम लोग वास्तविक आयु के नाम से जानते हैं, क्रोनोलॉजिकल एज। ये क्या होता है, जन्म से लेकर आज तक की जो आयु है आपका, वो कहलाती है आपका क्रोनोलॉजिकल एज। जैसे अगर आप जन्म लिए होंगे 1999 में, है ना, तो आपका जो अभी एज हो रहा होगा वो कितना हो रहा है, 21 ईयर हो रहा होगा। तो इस तरीके से, या फिर 20 ईयर कुछ मंथ कुछ जितना भी आपका दिन हो रहा होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते। तो वो जो आपका जन्म से लेकर के जो आज तक की जो आयु है, जिसको आप साल, महीने और दिन में जो आप व्यक्त करते हैं, वो कहलाती है आपकी वास्तविक आयु। दूसरा है मेंटल एज। फ्रेंड्स मेंटल एज क्या होता है, ये बालक की बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। मानसिक आयु के आधार पर ही किसी भी व्यक्ति के बुद्धि के बारे में अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है ना। तो मेंटल एज आपको पता चल गया होगा कि मेंटल एज क्या होता है। जिस लेवल पर कोई बालक जो है किसी वर्क को कर रहा होता है ना। मेंटल एज क्या होता है, मेंटल एज होता है कि जिस आयु में, है ना, अगर कोई बालक जो है परफॉर्म कर रहा होगा किसी टास्क को, जिस एज के जैसा परफॉर्म कर रहा होगा, वही जो एज है वो इसका क्या हो जाता है, मेंटल एज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा है जिसका एक्चुअल एज 12 वर्ष है ना,
लेकिन ये जो बच्चा है वो 14 वर्ष के बालक के लिए जो टेस्ट बनाया गया है ना, जो टेस्ट क्रिएट किया गया है, उस टेस्ट को ये क्या कर पा रहा है, ये सॉल्व कर पा रहा है। तो यहाँ पे ये जो 12 वर्ष का जो बच्चा था, जिसका एक्चुअल एज 12 वर्ष था, है ना, इस बच्चे का जो मेंटल एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पे मेंटल एज का मतलब क्या हुआ कि रियल एज कुछ भी हो, जिस एज के अनुसार, जिस एज पर वो क्या कर रहा है, पर्पसफुली किसी वर्क को कर पा रहा है ना, अपने परफॉर्म कर पा रहा है अच्छे से, है ना, किसी वर्क को इंटेलेक्चुअली भी, तो वहाँ पे वो कहलाता है मेंटल एज, है ना। तो इससे जो है व्यक्ति के बुद्धि के बारे में अंदाज़ा लगाया जाता है, किसके आधार पे, मेंटल एज के आधार पे, कि कोई व्यक्ति कितना बुद्धिमान है या कोई व्यक्ति कितना ज़्यादा औसत है, कितना अधिक बुद्धिमान है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बात आपको बता देते हैं कि सबसे पहले मानसिक जो आयु का संप्रत्यय है वो सबसे पहले प्रतिपादन किया था किसने, साइमन एवं बीने ने, है ना। एक है थियोडोर साइमन और एक है बीने, अल्फ्रेड बीने, है ना। बीने एंड साइमन, ये दोनों एक ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहले मानसिक एज, है ना, मेंटल एज वर्ड का यूज़ किया था 1905 में, है ना। 1905 में, 1903 लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लेंगे, 1905 होगा। सबसे पहले 1905 में बीने एवं साइमन ने मानसिक आयु वर्ड का प्रतिपादन किया था। तो एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग। बीने ने बताया कि अगर किसी बच्चे का मेंटल एज, इसको हम MA से डिनोट कर देते हैं, MA मेंटल एज, और ये है आपका क्रोनोलॉजिकल एज। तो यहाँ पे किस बच्चे को हम लोग बुद्धिमान कहेंगे, किस बच्चे को तीव्र बुद्धि है, किस बच्चे का सामान्य बुद्धि है और किसका मंद बुद्धि है, ये इन्होंने कैसे बताया। इन्होंने कहा कि जिस बच्चे का MA, है ना, क्या होगा, ज़्यादा होगा क्रोनोलॉजिकल एज से, वो बच्चा किस में आएगा, तीव्र बुद्धि में आएगा, है ना, उस बच्चे के पास तीव्र बुद्धि होगा। जिस बच्चे का MA बराबर हो जाएगा CA, वो आएगा सामान्य बुद्धि के अंतर्गत, है ना, उस बच्चे में सामान्य बुद्धि पाया जाएगा। और जिसमें MA जो है कम रहेगा CA से, जिसका, वो कहलाएगा मंद बुद्धि का बालक, है ना। इस तरीके से जो है बीने ने जो है सबसे पहले टेस्टिंग किया था 1905 ईस्वी में कि कौन से बच्चे जो है तीव्र बुद्धि का है, कौन बच्चा सामान्य बुद्धि का और कौन सा मंद बुद्धि का है। बीने को सबसे पहले फ्रांस के गवर्नर ने जो है, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री थे वहाँ के, उस समय उन्होंने बताया कि किस प्रकार बच्चे को जो है स्कूल में किस प्रकार से फ़ायदा पहुँचाना चाहिए, है ना। तो उन्होंने इस तरीके से टेस्टिंग किया था, और टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले उन्होंने मेंटल एज का कंसेप्ट दिया, है ना। और मेंटल एज को क्या बताया कि यही जो मेंटल एज है वो मतलब कि कोई किसी बालक का जो है एक्चुअल एज कुछ भी हो सकता है, या फिर 10 वर्ष 15 वर्ष कुछ भी है, लेकिन अगर वो उसका जो बुद्धि है वो किस लेवल पे परफॉर्म कर रहा है ना, किस लेवल पे वो इंटेलेक्चुअली वर्क कर पा रहा है, उसके बारे में मेंटल एज बताता है ना। तो वो अलग अलग हो सकता है बच्चे का। तो जो बच्चा जो है, जैसे अगर कोई बालक है 15 वर्ष का, है ना, एक्चुअल एज 15 वर्ष है, लेकिन अगर वो 20 वर्ष का बनाया गया क्वेश्चन, जो 20 वर्ष के बालक के लिए जो टेस्ट बनाया गया है, अगर उस टेस्ट को अगर वो सोल्व कर लेता है तो 15 वर्ष का जो, तो उस बच्चे का जो मेंटल एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, जिस बच्चे का क्रोनोलॉजिकल एज कितना था, 15 वर्ष था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज का कंसेप्ट। अब हम आगे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे IQ, है ना, इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो आया था IQ, है ना, इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसको हम लोग बुद्धि लब्धि के नाम से जानते हैं। तो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, अगर इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ वर्ड का अगर बात करें तो इसका सबसे पहले 1912 ईस्वी में विलियम अस्टर्न ने इसको सबसे पहले यूज़ किया था, और सन 1916 ईस्वी में लुइस टर्मन ने बीने साइमन टेस्ट का स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में संशोधन किया और IQ संप्रत्यय का प्रयोग किया, मतलब प्रयोग कर बुद्धि परीक्षण किया। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो 1905 ईस्वी में दिया गया डेफिनेशन, है ना, 1905 में आपका डेफिनेशन दिया गया किसके द्वारा, अल्फ्रेड बीने के द्वारा। इसके बाद आइए 1908 ईस्वी में जो है यहाँ पे मेंटल एज का कंसेप्ट आया था। 1905 में सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्टिंग हुआ बीने के द्वारा। 1908 ईस्वी में मेंटल एज इन्होंने बताया, जिसमें बीने और साइमन थे। और 1912 ईस्वी में जो है 1912 में अस्टर्न आ गए, है ना, विलियम अस्टर्न, जिन्होंने किसका कंसेप्ट दिया,
सबसे पहले यहाँ पे 1905 है ना, 1905 से 1908, 1908 से 1912 और 1912 से 1916। तो 1905 में क्या हुआ, सबसे पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट था वो हुआ है ना बिने के द्वारा। यहाँ पे 1908 में मेंटल एज का कंसेप्ट आया बिने और साइमन के द्वारा। साइमन इनके सहपाठी थे है ना, ये साथ में दोनों वर्क करते थे। 1912 में जो है सबसे पहले स्टर्न ने आईक्यू वर्ड का प्रतिपादन किया है और 1916 में आकर के आईक्यू का फॉर्मूला दिया था किसने, टर्मन ने, टर्मन। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए इतना। तो 1916 ईस्वी में लुइस टर्मन ने बिने साइमन टेस्ट को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में क्या किया, उसको संशोधन किया, ट्रांसफॉर्म किया और भी मॉडिफाई किया और इस तरीके से आईक्यू का फॉर्मूला इन्होंने दिया। किसने दिया, टर्मन ने आईक्यू का फॉर्मूला दिया। तो यह परीक्षण दुनिया का सबसे पहला मानकीकृत परीक्षण था है ना, इसको स्टैंडर्ड टेस्ट कहा जाता है। और यहाँ पे आईक्यू का जो फॉर्मूला है वो है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100। तो ये आपका आईक्यू का फॉर्मूला है MA/CA गुना 100। इसको मैका से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईक्यू वर्ड किसने दिया है, विलियम स्टर्न ने, और फॉर्मूला किसने दिया, टर्मन ने, है ना। आईक्यू का सब मतलब आईक्यू वर्ड दिया था स्टर्न और फॉर्मूला दिया था टर्मन। इसके अलावा अगर आपको इंटेलिजेंस टेस्टिंग पूछे कि सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट किसके द्वारा किया गया, तो वो फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है डेवलप हुआ था किसके द्वारा, अल्फ्रेड बिने और थियोडोर साइमन के द्वारा 1905 में। लेकिन अगर बात करें कि आईक्यू मतलब मेंटल एज का फॉर्मूला है ना, मेंटल एज वर्ड किसने दिया, तो मेंटल एज के बारे में भी वर्णन किसने किया है, बिने और साइमन ने किया है 1908 में। अब मानसिक आयु और वास्तविक आयु में समान अंतर के बाद बुद्धि लब्धि में अंतर हो जाता है, क्योंकि कम उम्र में बौद्धिक जो विकास है वो तीव्रता से होता है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट लिखा हुआ है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानसिक आयु और वास्तविक आयु में समान अंतर के बाद भी बुद्धि लब्धि में अंतर हो जाता है, क्योंकि कम उम्र में बौद्धिक विकास जो है तीव्रता से होता है। तो इस चीज़ को समझते हैं हम लोग। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अगर कोई बालक है A और एक बालक है B, A का जो आयु है, पहले एक क्या करते हैं, कम उम्र के बालक को लेते हैं। तो दोनों जो है कम उम्र का बालक है ना, दोनों जो है कम उम्र का बालक है। तो A और B है। मान लेते हैं कि इसका जो मेंटल एज है वो 7 वर्ष है और रियल एज जो है वो है 5 वर्ष है। ठीक है, तो मेंटल एज कितना है, 7 वर्ष, और रियल एज कितना है, 5 वर्ष। तो इसका हम आईक्यू निकालते हैं, है ना। तो कोई बच्चा A है, ठीक है, जो कि कम उम्र का है, और B जो है वो है ज़्यादा उम्र का। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। A जो है कम उम्र का है, तो A का जो है मेंटल एज कितना है, 7 वर्ष, और ये MA है आपका, और ये CA ले लेते हैं इधर 5 वर्ष। तो इसका IQ अगर आप निकालेंगे तो 7 मैका बटा MA/CA गुना 100, है ना। और B कोई व्यक्ति है जो कि मतलब इसको अगर समझ लेंगे कि इसका जो रियल एज है वो 20 वर्ष है और जो मेंटल एज है वो 22 वर्ष है। तो यहाँ पे IQ अगर आप निकालेंगे तो 22/20 गुना 100। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप निकालेंगे तो 2×100 140 आया, और यहाँ पे जो IQ है 2×100 2×5 72 से 110, है ना, इस तरीके से आया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये कम वर्ष का बच्चा लिया गया था, 5 और 7 वर्ष का बच्चा था, है ना। 5 वर्ष का बालक था, और यहाँ पे लिया गया कितने वर्ष का, 20 वर्ष के एक व्यक्ति को लिया गया। तो फ्रेंड्स, यही बात है कि अगर समान अंतर है, 5 और 7 है, वास्तविक आयु और
मानसिक आयु में समान अंतर है, यहाँ पे वास्तविक आयु और समान अंतर, अंतर कितना 2 का, यहाँ पे भी अंतर 2 का। तो दोनों में समान अंतर के बाद भी बुद्धि लब्धि में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कम उम्र में बौद्धिक विकास तीव्रता से होता है। आप जानते हैं कि मेंटल एज जो हमारा बढ़ने का होता है वो 19-20 वर्ष तक, है ना, बढ़ जाता है, उसके बाद मेंटल एज बढ़ता नहीं है। तो आप इस उदाहरण से समझ गए होंगे कि समान अंतर होने के बाद भी बुद्धि लब्धि में क्या होता है, काफ़ी अंतर होता है। और जनरली जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उसमें बुद्धि लब्धि ज़्यादा होता है इन कम्पेयर टू जो अधिक उम्र के बच्चे होते हैं। चलिए अब आगे है, टर्मन के द्वारा ये इस तरीके का टेबल दिया गया है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि टर्मन के अनुसार जड़ बुद्धि वाले का कितना IQ होता है ना, औसत बुद्धि वाले का कितना होता है। तो ये सारा तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे नीचे से ऊपर की ओर आप देखेंगे तो सबसे पहला जो है ये इम्बेसाइल नहीं है, सबसे पहला होता है इडियट, इडियट जिसको हम लोग जड़ बुद्धि बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इडियट जो जड़ बुद्धि होता है उसका जो IQ होता है वो IQ कितना होता है, वो IQ होता है 0 से लेकर के 24, है ना, लगभग IQ जो लेवल होता है 0 से लेकर के 24 तक होता है। इसके बाद देखें कि इम्बेसाइल यानी हीन बुद्धि, तो हीन बुद्धि वाले व्यक्तियों में जो IQ लेवल होता है वो होता है 25 से लेकर के 49 तक। इसके बाद मंद बुद्धि की अगर बात करें तो मंद बुद्धि का 50 से 69 होता है। सीमांत बुद्धि या जिसको बोलते हैं यहाँ पे बॉर्डर लाइन, ये औसत है ना, औसत से यहाँ पे सीमांत मंद बुद्धि इसको बोला जाता है। सीमांत या नहीं होगा, सीमांत मंद बुद्धि होगा। तो सीमांत, ये लाइन काट देंगे, सीमांत मंद बुद्धि 70 से लेकर के 79 तक। इसके बाद औसत से नीचे आपका है 80 से लेकर के 89 तक। औसत आपको याद रखना है, जो एवरेज होता है, एवरेज पीपल जो है लगभग आधा से ज़्यादा व्यक्ति, मतलब 67 या 70% लोगों के पास जो है यही होता है IQ लेवल 90 to 110। इसके बाद है औसत से ऊपर, औसत से ऊपर 110 से लेकर के 120 जिसका IQ लेवल होता है उसको रखा गया है एबव एवरेज में। जिसका IQ 120 से लेकर के 130 के बीच में है उसको रखा गया है सुपीरियर में। इसके बाद 130 से 140 जिसको रखा गया है वेरी सुपीरियर, मतलब अति श्रेष्ठ। और 140 से ऊपर वाले को जीनियस कहा जाता है, प्रतिभाशाली कहा जाता है या गिफ्टेड कहा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, कभी कभी क्या होगा कि 120 प्लस अगर किसी ऑप्शन में रहा है ना, और मतलब कि 140 प्लस नहीं देकर के 120 प्लस कहेगा तो उसको भी हम जीनियस या फिर गिफ्टेड मान सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको किस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको जो मेन जो आपको याद रखना है वो है आपको नॉर्मल, जो कि 90 से लेकर के 110 तक के जो होते हैं वो होते हैं, जिसमें 70% जो आपका जनसंख्या है ना, पीपल जो हैं वो आ जाते हैं इसमें। मेरा आपका जो भी है औसत है ना। आइंस्टीन की अगर बात करें तो उनका जो है क्या था, जीनियस था, 140 प्लस था इनका। तो अभी जिनका हम निकाले थे तो उन व्यक्तियों का आप देख रहे होंगे 140 एक का आया था बच्चे का, जिसका 5 साल का था बच्चा, और एक 20 वर्ष का बच्चा था जिसका आया था कितना 110। तो वो आ जाएगा किस में, लगभग एवरेज में, नॉर्मल में। तो ये आपको टेबल क्या करना है, आपको याद कर लेना है इसको। आगे देखते हैं बुद्धि का महत्वपूर्ण तथ्य। तो फ्रेंड्स हम लोग जितने भी यहाँ पे बुद्धि के बारे में जितने भी चीज़ समझे हैं है ना, उसके आधार पे हम लोग कुछ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पे निकाल सकते हैं कि बुद्धि में अनुकूलन करने की क्षमता, दैनिक जीवन में घटनाओं और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता क्या होता है, शामिल होता है ना। बुद्धि में जो दैनिक जीवन की जो भी घटनाएं होती है उसको, समस्याएं होती है उसको सुलझाने की जो क्षमता है वो क्या होता है, शामिल होता है। इसके अलावा अपने अनुभवों से जो सीखने की क्षमता है वो भी शामिल होता है। बुद्धि में रचनात्मक और अंतर्वैयक्तिक कुशलता भी शामिल होता है। मतलब जिन व्यक्तियों में कुछ रचनात्मक एबिलिटी होता है ना, कुछ क्रिएट करने का एबिलिटी होता है, उनको भी हम लोग बुद्धिमान कहते हैं। और इसके अलावा अंतर व्यक्तिक कुशलता, मतलब जिसके पास इंटरपर्सनल स्किल्स होता है, मतलब जो आप देखे होंगे समाज के अंदर किसी के पास पारस्परिकता की भावना होता है, पारस्परिक संबंधों को बहुत ज़्यादा गहराई से समझते हैं, है ना, एक दूसरे के सुख दुख को अच्छे तरीके से मतलब उसको हैंडल कर लेते हैं, समस्या को समझते हैं, दूसरे के समस्याओं को, प्रॉब्लम को समझते हैं, तो उसको बोला जाता है अंतर व्यक्ति कुशलता। तो जिन व्यक्तियों में ये वाला गुण होता है कि पारस्परिक संबंधों को वो समझ लेते हैं, उनको भी हम लोग बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। बुद्धि में निर्णय लेने की क्षमता और तर्क करने की क्षमता भी शामिल होता है। तो फ्रेंड्स बुद्धि में जो है निर्णय लेने की क्षमता शामिल होता है। निर्णय लेने का मतलब क्या होता है, आप सही गलत का डिसीजन ले पाते हैं ठीक ढंग से,
है ना। एक इंटेलिजेंट पर्सन जो है सही ढंग से किसी भी चीज़ के बारे में जो है जजिंग कर पाता है, निर्णय ले पाता है, या कह सकते हैं कि वो तर्क कर पाता है, रीज़न कर पाता है, मतलब वो अच्छे तरीके से एनालिटिकली जो है सोच पाता है ना, खुद से क्वेश्चन कर पाता है ना, जो उसको अल्टरनेटिव आइडियाज़ देता है ना, और अलग अलग तरीके से वो डिफरेंट समझ के अनुसार जो है वो तर्क करता है। नेक्स्ट है बुद्धि में सामाजिक जीवन, वस्तुएं और प्रतीकों को समझने की क्षमता शामिल होता है। तो बुद्धि के अंतर्गत आप सामाजिक जीवन को अगर समझते हैं बेहतर ढंग से तो आप बुद्धिमान कहे जाएंगे। वस्तु और प्रतीकों या फिर भाषा को आपके अंदर समझने की अगर एबिलिटी है, किसी भी आप लैंग्वेज को बहुत अच्छे तरीके से अगर आप समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या होंगे, इंटेलिजेंट कहे जाएंगे, है ना। लैंग्वेज स्किल्स अगर आपके पास होगा तो आप क्या कहे जाएंगे, इंटेलिजेंट कहे जाएंगे। बिकॉज लैंग्वेज क्या करता है, लैंग्वेज जो है एक बांध के रखता है सोशल लाइफ को, है ना। आप ठीक ढंग से अपने फैमिली से, अपने स्कूल्स या फिर अपने सोसाइटी के प्रति आप सोसाइटी के आप रिलेशंस को बरकरार रख सकते हैं अच्छे से भाषा बोल करके, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, और आगे जो हम पढ़ने वाले हैं बुद्धि के सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले हम आपसे कुछ है ना, आपके मन में कुछ प्रश्न जो है होने चाहिए, कुछ प्रश्न जिसके बारे में आप आगे पढ़ने से पहले आपको सोचना चाहिए। जैसे कि बुद्धि क्या स्थिर होता है, या इसके अलावा बुद्धि को जो है संज्ञानात्मक बुद्धि जो है, मतलब क्या बुद्धि में कोई लिंग भेद होता है, या बुद्धि कई प्रकार के होते हैं, या फिर सिर्फ एक ही प्रकार के होते हैं, है ना। इन सभी प्रश्नों को जो है हम सिद्धांतों की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं पहले हम उसको जल्दी से कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे पहला क्वेश्चन है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ कितना होता है। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा जड़ बुद्धि, है ना, जिसका IQ कितना था, बहुत ही कम था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन के अनुसार कौन सा आंसर हो जाएगा, 111 से 120 नहीं होगा, 91 से 110 बिल्कुल नहीं होगा, ये तो आपका एवरेज में आएगा। और 111 से 120 जो है ये किस में आएगा, आपका 11 से या फिर 110 से 120 था आपका किस में, एबव एवरेज में, है ना, एबव एवरेज में। और 71 to 80 ये आपका था, इसको बोलते हैं बॉर्डर लाइन या सीमांत मंद बुद्धि, है ना, ये आपका बॉर्डर लाइन है ना। बॉर्डर लाइन मतलब हुआ कि ये आपका बॉर्डर लाइन हो गया, मतलब इतना अगर आपके पास है तब तो ठीक है, इससे नीचे अगर है तो आप सीखने में असमर्थ रहेंगे। आप अपने दैनिक क्रियाकलाप जो भी चीज़ है, उठना बैठना नहाना जो भी है, वो आप वही सिर्फ करने में सक्षम रहेंगे, आपको सिखाया भी नहीं जा सकता है। तो बॉर्डर लाइन कम से कम होना चाहिए एक व्यक्ति को, इससे कम हुआ तो फिर पागल की श्रेणी में कहे जाएंगे, है ना। तो चलिए यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 71 से 80, है ना। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ, तो सबसे कम जड़ बुद्धि इडियट जिसको बोलते हैं हम लोग, तो 71 से क्या होता है, कम होता है। इसको आप समझा नहीं सकते हैं, है ना, इडियट होता है। आप जनरल लैंग्वेज में भी इडियट वर्ड का यूज़ करते होंगे, है ना। तो चलिए आगे क्वेश्चन है आपका, बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह होगा। तो आपको अच्छे से पता होगा कौन सा आंसर होगा, सामान्य बुद्धि, प्रखर बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रतिभाशाली। तो आंसर इज सामान्य बुद्धि, है ना। 90 से 110 के बीच में जिसका IQ होता है उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज या नॉर्मल, इसको बोलते हैं नॉर्मल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है ये। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है और शारीरिक आयु जो है 10 वर्ष है, तो उसका बुद्धि लब्धांक होगा। तो यहाँ पे मेंटल एज आपको दे दिया है, MA दे दिया है कितना, 12 वर्ष, और CA जो है क्रोनोलॉजिकल एज दिया हुआ है 10 वर्ष। तो उसका बुद्धि लब्धांक मतलब IQ निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, मैका MA बटा CA, तो 12/10 गुना 100, 10 से आप इसको काटेंगे, 10 और 120 आ गया। तो ऑप्शन नंबर A इज़ द राइट आंसर। बिनेश साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। अब बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बिनेश साइमन टेस्ट के द्वारा आप क्या परीक्षण करते हैं, सामान्य बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का या अभिक्षमता का। फ्रेंड्स यहाँ पे हम तो अभी तक सिद्धांत के बारे में नहीं आए, लेकिन फिर भी आप इतना बता पाएंगे कि बिनेश साइमन जो टेस्ट था वहाँ पे किस प्रकार के बुद्धि का मापन किया जा सकता है। तो आपने देखा था वहाँ पे, है ना, एक समान बुद्धि का हम लोग मापन
कर लेते थे वहाँ पे 14 वर्ष। इसके आगे जो है हम वीडियो जो भी बनाएंगे उसमें हम लोग बीने साइमन परीक्षण, यूनिफैक्टर थ्योरी और इसके आगे का जो थ्योरी है 2 फैक्टर या फिर जो भी मल्टी फैक्टर, वो सारे चीज़ को बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। अगर ये प्रश्न आपसे नहीं बना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आगे की वीडियो में हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया। ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि मेंटल एज का संप्रत्यय सबसे पहले किसने दिया, है ना, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। तो बताएंगे यहाँ पे बीने साइमन परीक्षण 1905 होगा, 1908 होगा, 1911 या 1916 होगा। तो मानसिक आयु का जो संप्रत्यय वो सभी लोग जानते हैं कि बीने एवं साइमन ने दिया था। और सबसे पहले किसने बताया, तो सबसे पहले जो है यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 1905 में। इसके बाद रिवाइज हुआ था 1908 में भी, 1912, 1916 में भी, लेकिन सबसे पहले 1905 ही आंसर होगा आपका। बुद्धि है, अब बुद्धि को आप कैसे डिफाइन करते हैं, बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समूह है या फिर एक अकेला और जाति विचार है, दूसरे को अनुकरण करने की योग्यता है या एक विशिष्ट योग्यता है। तो फ्रेंड्स बुद्धि क्या है, यहाँ पे देखिए आप छाट पा रहे होंगे ऑप्शन को कि ऑप्शन बी एक अकेला एवं जाति विचार। तो अकेला एवं जाति विचार ऐसा बुद्धि हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। दूसरे को अनुकरण मतलब दूसरे को कॉपी करने का योग्यता होता है। तो कुछ साइकोलॉजिकल वर्ड होंगे, साइकोलॉजिकल वर्ड जो कि आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है। दूसरे को कॉपी करने की योग्यता बुद्धि नहीं हो सकता है, आपको इस तरीके से डिफाइन नहीं किया गया। एक विशिष्ट योग्यता, एक स्पेशल एबिलिटी होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आपको सीटेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको दो जो ऑप्शन बिल्कुल ऐसा टच में देगा जो कि आप बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएंगे, और दो ऑप्शन ऐसा देगा जो कि बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो दो ऑप्शन ए और डी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे एक विशिष्ट योग्यता और एक सामर्थ्यों का एक समूह मतलब सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा है कि एक विशिष्ट योग्यता जो है एक संकीर्ण ऑप्शन है और सामर्थ्यों का समूह जो है सामर्थ्यों का एक समूह मतलब सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ में बहुत सारे क्षमता जो है शामिल है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर 1 आपका ज़्यादा बेहतर आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है किसने कहा था। तो ये इस तरीके का स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कभी कभी किसी किसी टेट में पूछ दिया जाता है, अलग टेट में सीटेट में भी कभी कभी आता है इस तरीके का वन लाइनर क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, ये कहने वाले व्यक्ति कौन है, टर्मन है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन इसमें से सत्य नहीं है। यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता होता है, तो बिल्कुल सही है। यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है सहायक। यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, तो हो सकता है यह अस्थाई एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा। तो किसके बारे में पूछ रहा है, सत्य नहीं है। तो ये तो आपका सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। लेकिन ये जो बात बोल रहा है कि यह अस्थाई होता है एवं अपरिवर्तनशील होता है। तो फ्रेंड्स बुद्धि अस्थाई और अपरिवर्तनशील नहीं होता है, आप इसको परिवर्तन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर आप मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है डी वो आपका क्या है, सत्य नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है क्वेश्चन है, बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दिया। तो बुद्धि एक तर्क संगत चिंतन है, ये भी आपको वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि किसने दिया था, किसने कहा था, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट जो है, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को, ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, सीटेट पेपर 2 में पूछा हुआ है, 2012 में है। बुद्धि लब्धांक के आधार पर मतलब आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वगरिमा को डैश है और उनके शैक्षिक निष्पादन को डैश है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि आईक्यू के आधार पर अगर आप विद्यार्थियों को क्या कर देते हैं, उनका वर्गीकरण कर देते हैं, क्लासिफिकेशन कर देते हैं। किसके आधार पे, आईक्यू के आधार पर। जैसे अगर किसी बच्चे का आईक्यू कितना है, 110 है, तो आप उसको 110, 111 या फिर, है ना, इस तरीके से जो है अलग अलग आप क्या कर देते हैं। जो बच्चा मतलब सुपीरियर है, 120 प्लस है, उसको आप अलग वर्गीकृत कर दिए अलग समूह में। इसके अलावा जो नॉर्मल बच्चा था जिसका 90 आईक्यू था, उसको आप अलग वर्गीकृत कर दिए। इसी तरीके से जो बॉर्डर लाइन पे था, है ना, 70 to 79 इस तरीके के था, तो आप उसको अलग कर दिए। तो क्या ये जो वर्गीकरण है, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन उन बच्चों के स्वगरिमा को क्या करेगा,
तो सबसे पहला चीज़, ये तो बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि आप क्लासीफाई कर दिए हैं, है ना। वो बच्चा जो कि तेज़ है वो तेज़ बच्चे के साथ है, जो बिल्कुल एवरेज है वो एवरेज के साथ है, और जो मंद बुद्धि का है उसको बिल्कुल मंद बुद्धि के साथ कर। तो कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उसके स्वगरिमा को उसको क्या होगा, घटेगा, है ना। उसको लगेगा कि मतलब फील होगा कि मैं नहीं जानता हूँ कुछ ऐसा। तो ऑप्शन 2 में जो है आपका घटता है, दोनों में है। तो और उनके शैक्षिक निष्पादन को, मतलब उसका जो एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करेगा, तो घटाता है, ये तो नहीं कहा जा सकता, घटा भी सकता है और जो भी है, लेकिन प्रभावित नहीं करता है। ये आपका राइट है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको इस क्वेश्चन का आंसर, है ना, कि आईक्यू के आधार पर अगर आप क्लासीफाई कर देते हैं विद्यार्थियों को, तो कहीं ना कहीं उससे उसकी स्वगरिमा को क्या होता है, स्वगरिमा उसको घटता है ना। उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है लूज़ होता है। और क्योंकि आप जहाँ पे तेज़ और मंद बुद्धि के बच्चे होंगे, एवरेज बच्चे होंगे, वहाँ पे क्या होता है, कंपटीशन डेवलप होता है, और वहाँ पे बच्चे जो है उनका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ पे तो एक तरीके के बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ठेस पहुँचेगा, उनको दुख पहुँचेगा, तो यहाँ पे घटेगा और उनके शैक्षिक निष्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो आईक्यू की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी, स्टर्न, टर्मन, गोलमैन, गैल्टन और बीने। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, तो सबसे आईक्यू वर्ड किसने दिया था, स्टर्न ने, तो विलियम स्टर्न। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना, स्टेनबर्ग से आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, है ना। उनका ट्रायर्की सिद्धांत था, और यहाँ पे विलियम स्टर्न है, विलियम स्टर्न। एक बुद्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75, उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगा। तो आप इसको ज्ञात कर लीजिए। 75 इसका आईक्यू दे रखा है, इसके अलावा 16 साल का बच्चा है, तो 75 आईक्यू इज इक्वल टू होता है MA, मेंटल एज आपको निकालना है, CA आपको 16 साल दे दिया है, और गुना 100। यहाँ से अगर आप MA को अगर आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 75 × 16 अपॉन में 100, है। तो 25 से 25 दिया 75, 25 चौ 100, 4 चौ 16, तो 4 दिया 12 आपका आ रहा होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धिमान बच्चे की निशानी नहीं है। अब यहाँ पे कौन सा नहीं है वो आपको ज्ञात करना है। तो कौन से बच्चे बुद्धिमान नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर 1 है, एक जो धारा प्रवाह और उचित रूप से संवाद करने की क्षमता रखता है, ठीक है, जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, जो अपने आप को एक नए वातावरण में समायोजित कर सकता है, जो अमूर्त तरीके से सोचता है। अब यहाँ पे आपको छांटना है कि कौन से बुद्धिमान बच्चे की निशानी नहीं है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अमूर्त तरीके से सोचता है, तो अब्स्ट्रैक्ट अगर थिंकिंग कर पा रहा है कोई बच्चा, तो इसको आप बुद्धिमान की श्रेणी में रखते हैं। तो ये तो आपका ठीक है ना। आपको ढूंढना कि कौन सा ऑप्शन गलत है, जो अपने आप को एक नए वातावरण में समायोजित कर लेता है, तो बिल्कुल सही है ये भी। जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नहीं है कि आप रटने को तो हतोत्साहित करता है NCF भी। तो आप किसी चीज़ को अगर जल्दी जल्दी रट रहे हैं, है ना, तो ये बुद्धिमत्ता नहीं है, इससे बुद्धिमानी को नहीं मेजर किया जा सकता है। ये बुद्धिमत्ता का निशानी नहीं हो सकता है कि किसी चीज़ को कोई जल्दी रट रहा है तो वो बुद्धिमान है, ऐसा कोई बात नहीं है। और एक जो धारा प्रवाह एवं उचित रूप से संवाद करने में क्षमता, तो ये हो सकता है कि एक अच्छे तरीके से वो संवाद कर पा रहा है, तो ये एक बेहतर है। आपका आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। पहला खुफिया परीक्षण किसने विकसित किया, मतलब सबसे पहली जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसने डेवलप किया था। तो सबसे पहली जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसके द्वारा किया गया था, आंसर कौन सा होगा इसमें, अल्फ्रेड वीने के द्वारा। स्पीयरमैन नहीं होगा, स्टेनबर्ग नहीं होगा, और वेस्लर भी नहीं होगा। तो ये था आपका यहाँ तक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटेलिजेंस की जो थ्योरी हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को पूरी तरह से रिवाइज़ कीजिए, वीडियो को और इस सेशन को लाइक करते रहिए, और इस चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, और जहाँ पे भी दिक्कत आ रही है ना, समझने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसे भी कमेंट में करके पूछें, है ना। कि हो सकता है कि मेरे पढ़ाने के जो स्टाइल हो सकते हैं, जो बोलने का जो ये हो रहा है, वो यूट्यूब पे पढ़ाने का जो स्टाइल हो रहा है, वो हो सकता है कि आपको बहुत दिक्कत कर रहा होगा, है ना।
क्लास में जो पढ़ाया जाता था वो आपको ईज़िली समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता होगा क्योंकि वन वे टीचिंग है, तो समझने में आ सकती है परेशानी, बट आप फिर भी मैनेज करने का कोशिश करेंगे, है ना। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है। जैसे ही मेरे पास और ज़्यादा रिसोर्सेज आने लगेंगे तो मैं और भी वीडियो का जो क्वालिटी है वो और भी बढ़ाने लगूँगी, है ना। और जहाँ तक बात है कि समझने का, तो आप समझ ही रहे हैं, है ना। तो आप बिल्कुल आपके भी तरफ से थोड़ा सा साथ होना चाहिए। आप प्रयास करिए तो सारा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है टॉपिक, बिल्कुल आसान सा टॉपिक है। तो ठीक है, कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में पूछें। और आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच।